आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बेबाक मुंसिफ। बिहार की राजनीति आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पीएम मोदी, अमित शाह और देश भर के मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान में मौजूद थे। नए कैबिनेट में जातीय संतुलन, नए चेहरे और पुराना अनुभव सब कुछ दिखाई दिया। लेकिन सवाल सिर्फ शपथ तक सीमित नहीं है। तेजस्वी यादव ने नई सरकार से उम्मीद जताई है, लेकिन प्रशांत किशोर ने सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 6 महीने में 2-2 लाख दो, नहीं तो ये चुनाव से पहले वोट खरीदने की स्कीम थी। ये बात साबित हो जाएगी। तो क्या नीतीश 10.0 वाकई नई शुरुआत है? क्या पीके की चेतावनी सरकार पर नैतिक दबाव है? और क्या परिवारवाद का सवाल फिर राजनीतिक जुमला साबित हो रहा है? यही करेंगे बेबाक, निष्पक्ष और तीखी बहस, सिर्फ यही बेबाक मुंसिफ पर। मेरे साथ कई प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक इतिहास रच दिया है। कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बार एक बतौर मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाया है, तो यह नीतीश कुमार के नाम एक रिकॉर्ड है। उधर जैसे ही नीतीश कुमार शपथ लेते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव उनको मुबारकबाद तो देते हैं, लेकिन साफ तौर पर एक उम्मीद की तरफ, सरकार की तरफ देखते हैं कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में कामयाब रहेगी, साथ साथ कई और सारी चीजें, और खासकर जातीय संतुलन को लेकर जो जिस तरह का एक जातीय संतुलन कैबिनेट में देखने को मिला है, वो भी एक कमाल की रणनीति का हिस्सा देखने में लग रहा है। इसके अलावा जातीय संतुलन के अलावा कई बार हम बात करेंगे कि इस बार की जो कैबिनेट है उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद से आते हैं, जिसको परिवारवाद, हमने देखा है कि बीजेपी के नेता अक्सर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं आरजेडी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर और कई सारी चीजों पर ये आरोप लगते हैं। लेकिन इस पर जो है कहीं ना कहीं पलटवार भी होता है, और उस पलटवार पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जेडीयू प्रवक्ता हिमांशु कुमार, जनसुराज प्रवक्ता अक्षत शौनक हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता उषा दुबे हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी में वक्त देने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं जेडीयू प्रवक्ता हिमांशु कुमार के पास आऊंगा। और सवाल बड़ा अहम है हिमांशु जी, नीतीश कुमार के 10वें कार्यकाल को आप नया बिहार कैसे साबित करेंगे? क्योंकि अभी से तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव का ट्वीट आया, जिस तरीके से प्रशांत किशोर का बातें सामने आई, तो उसको लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। तो नीतीश कुमार के 10वें कार्यकाल को आप नया बिहार कैसे साबित करेंगे, जब विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ पुरानी राजनीति की रीनन है? तो बिहार की महान जनता को बहुत बहुत बधाई हो, और नवनिर्वाचित जो सरकार है उसके जितने सदस्य हैं सभी को बधाई हो जी। देखिए, हमने पिछले 20 वर्षों में जो भी काम किया है, चाहे आप देखिएगा सोशल सेक्टर में हो, जो पिछड़ी जातियां थी, पिछड़ी दलित महादलित, सभी को उत्थान के लिए काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें काम किया है, सड़क, बिजली, नल जल, ये सब लोगों को पहुंचाया है, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा में देखिएगा तो आज के समय में आपको प्रत्येक पंचायत में +2 स्कूल मिल जाएगा। अभी बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो 2005 के पहले एक भी नहीं थी। इसके अलावा स्वास्थ्य में देखिएगा तो अभी 15 मेडिकल कॉलेज हैं, जो 5 के पहले 6 थी, मात्र अभी 15 है, और 21 है जो निर्माणाधीन है, जो जल्द ही उद्घाटन और वहां पे काम चालू हो जाएगा। तो हमने सारे सेक्टर में काम किया है, और हमने जो भी कमिटमेंट लिया नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने, तो उसको पूरा किया है। तो आने वाले 5 वर्षों में हमने जो भी वादे किए हैं, जो भी संकल्प लिए हैं, उसे भी हम पूरा करने के बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, जो जीविका दीदी होती है उनको, इसके अलावा और भी जितने भी हमने कमिटमेंट लिए उसको पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं पूरी करने के लिए। तो बिल्कुल जो हमारी जो जिम्मेदारी है बिहार की जनता के प्रति है, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति है। जो विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे हैं उनके प्रति हमारी उतनी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जो जिम्मेवारी है वो विपक्ष, वो बिल्कुल बिहार की जनता के प्रति है, और उसे हम पूरी तरह निभाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी जी हमारे साथ हैं। नदीम जी, तेजस्वी यादव ने नई सरकार से उम्मीद जताई है,
लेकिन कांग्रेस कहती है कि बिहार का मैंडेट जो है वो ट्विस्ट हुआ है। तो आपकी स्पष्ट स्थिति क्या है? अभी आप मुबारकबाद देते हैं, उम्मीद जताते हैं, या आज भी उसी चीज पर कायम है कि जो ये मैंडेट आया है वो कहीं ना कहीं उसमें ट्विस्ट है कुछ? हेलो जी नदीम जी, सुन पाए मेरा सवाल आप? किसी का आवाज आ रही, बाकी कुछ नहीं आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं दोबारा से सवाल दोहरा दूं आपको। आप मुझे बहुत क्लियर दिख रहे हैं, बिल्कुल आपकी आवाज भी बहुत क्लियर है। ठीक है, आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए। तेजस्वी यादव ने नई सरकार यहाँ नहीं है मेरे पास। तेजस्वी यादव ने नई सरकार से उम्मीद जताई है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बिहार का जो मैंडेट है वो ट्विस्ट हुआ है। तो आपकी स्पष्ट स्थिति क्या है अभी के लिए? देखिए, आज के दिन में एक तरफ बिल्कुल स्पष्ट स्थिति ये है हमारी कि जो आज नई सरकार जो सरकार ने आज नीतीश जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण किया है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दिली मुबारकबाद है कि वो सरकार इस बिहार की जनता के लिए आज पहले से बेहतर काम करे। ये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा पहलू है, हम आज भी उस स्टैंड पे कायम है, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो हमारा प्रॉब्लम है वो चुनाव आयोग को सॉल्व करना है। तो हमारा सवाल कभी भी भाजपा से नहीं था, जेडीयू से नहीं था। हमारा सवाल हमेशा चुनाव आयोग से रहा है। चुनाव आयोग के बदले जब दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता आकर के जब जवाब देते हैं, तब हमें तकलीफ होती है कि आप इस लोकतंत्र में है, एक संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसको आगे आने दीजिए, उसको जवाब देने दीजिए, उसके प्रवक्ता आप क्यों बन जाते हैं? आज की सरकार जो बनी है, चाहे जैसे बनी हो, उसके लिए एक अलग स्कोप है, उसके ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे। पहली नजर में मेरे ये सरकार ने जो शपथ ग्रहण आज जो सरकार ली है, वो बिल्कुल लगभग वैसा ही है कि नई बोतल में पुरानी शराब को रख दी गई है। जिन जिन मुद्दों को लेकर के इनको कॉन्फ्लिक्ट था पूरे चुनावी प्रक्रिया में, चुनावी प्रचार में, ये लोग जिस बातों को कहे, आज बिल्कुल उसके उलट, कम से कम पहले दिन तो उलट दिख रहे हैं। पहली बात मैं शुरू करूंगा कि डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। बार बार ये 9वीं फेल सीएम, उसी डिप्टी सीएम को आज ये फिर डिप्टी सीएम बना दिए, जिनके सर्टिफिकेट और जिनके डेट ऑफ बर्थ में कितना कॉन्फ्लिक्ट है पूरे चुनाव में अच्छी तरीके से इसके ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ दूसरे डिप्टी सीएम है जो लखीसराय अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में किस तरीके से उनका भाषा था, बुलडोजर चला देंगे, अपने बॉडीगार्ड को किसी से बात करते हुए सुनेगा कि एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो गोली में फायरिंग नहीं करता है। तो इस तरह की चीजें उनको। दूसरी चीज, अब ये बात पूरे चुनाव में इनकी बात थी महिलाएं, आज ये 3 महिला सिर्फ इनको मिली है जिसको मंत्री बनाएंगे। ये बात करते हैं परिवारवाद की। आज चर्चा करेंगे परिवारवाद पे, उसके लिए अलग सवाल है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल सवाल पहले सुन लीजिए। जो सरकार ये कहती थी, जिसको पूरे चुनाव प्रचार में जिसको ये ढिंढोरा जिसका पीट रहे थे, आज पहले ही दिन अपने मंच पे उस चीज का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। उसकी बात तो हम करेंगे ना। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं, मुझे भी चर्चा करनी है। दो लोग पहले से थे, तीसरे एक ऐसे लोगों को ला करके उन्होंने मंत्री बना दिया जो कहीं है ही नहीं है। ये बात जेडीयू के हमारे प्रवक्ता बार बार कहते थे जब हम लोगों ने डिप्टी सीएम और सीएम का नाम अनाउंस किया था कि एक मुस्लिम चेहरा होना चाहिए। क्या आज जेडीयू जवाब देगी कि उसके तरफ से डिप्टी सीएम मुस्लिम उन्होंने क्यों नहीं बनाया? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ये सरकार आज डे 1 से ही अपने नीतियों और इनका जो कथनी और करनी में जो फर्क है वो बिल्कुल आज भी वैसा ही दिखा जैसा ये पहले थे। चलिए ठीक है। उषा जी, कैबिनेट में 14 मंत्रियों का बीजेपी कोटा, तो क्या यह संदेश है कि बिहार में असली ताकत बीजेपी की है? नहीं, हम लोग दोनों महागठबंधन जो है, दोनों लोगों का जो गठबंधन है तो बिल्कुल हम लोग बराबर के हैं। और हम लोग अच्छे से, ये आपने देखा होगा आज के जो हम लोग का शपथ ग्रहण था उसमें हम लोगों की दोनों दलें बिल्कुल एकदम, हम लोगों का काम नहीं है कि कौन किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन मजबूत है कौन कमजोर। इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार कैसे तेजी से आगे बढ़े। हमारे दोनों जो एनडीए के हैं, दोनों घटक दल जो बड़े हैं बड़े रूप में, वो दोनों लोगों का यही काम है। हम ऐसे पांचों दल हम लोग बराबर, हम लोग का यही सोच है कि बिहार का विकास कैसे हो। आपने देखा होगा अभी तक
जब से इनकी सरकार गई, जब से नीतीश कुमार जी जब से बने, एनडीए की सरकार बनी, तब से अभी तक कितने विकास हुए, कितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में देखिए, लेकिन कोई क्षेत्र गिनाने की जब हम जरूरत नहीं देखते है। हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हों, लेकिन उनकी पार्टी के 8 मंत्री बनते हैं और 108 का बिल्कुल ईमानदारी से सीटों का बंटवारा हुआ था, यानी कि बराबरी का इक्वल हमें देखने को मिला था। कोई छोटा भाई बड़ा भाई एक दूसरे को नहीं कह सकता था। ठीक है, बीजेपी ज्यादा सीटें जीत कर आई है, जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं सीटों का बंटवारे को लेकर, कैबिनेट के बंटवारे को लेकर, तो 14 और 8 का बड़ा फर्क नजर आता है। तो इस पर जो है विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि यानी कि ये तो अभी भी रिमोट से चलने वाली सरकार है और सीधे तौर पर दिल्ली से ही चलेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग दोनों बराबर हैं और बराबर हम लोग विकास मुख्य है। और अभी ऐसा नहीं है 36 अभी बनेंगे, जैसा कि अभी और आगे भी हम लोगों का अभी प्रोग्रेस होगा। तो कोई बड़ा और छोटा, कोई ज्यादा और कम का कोई यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ सवाल है बिहार का विकास कैसे हो। नीतीश कुमार जी के जिस साथ रहकर एनडीए जो इतना अच्छा विकास का काम किया है और आगे भी करेगा, यह मुख्य काम है विकास, बिहार का विकास। हर जनता के पास हमारे जो योजनाएं हैं वो पहुंचना, और आगे जो भी हर वर्ग को अच्छा विकास हो, बिहार का विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास हो, ये हमारा मुख्य है। अक्षत शौनक जुड़ गए हमारे साथ, जनसुराज के प्रवक्ता, आपका भी इस्तकबाल है अक्षत जी। अब आज जो है शपथ ग्रहण हो गया है और लगभग जो है 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या है बिहार को लेकर? क्योंकि सीधे तौर पर अगर मैं जनसुराज के जो चीफ हैं उनका जो बयान सुन रहा था, वो तो अलग दावे कर रहे हैं, उनकी चीजें भी अलग हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहला प्रतिक्रिया क्या है सरकार को लेकर और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम सबसे पहले तो एनडीए सरकार को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं जो इतना भारी भरकम जनादेश इन्हें बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ के दिया है, वो केवल एक जनादेश नहीं है, वो आकांक्षाओं का प्रतीक है। और बिहार की जनता ने इस आशा से वो जनादेश भाजपा को या जेडीयू या और इनके अन्य घटक दलों को दिया है कि ये जो इन्होंने वादे किए हैं, क्या वादे किए हैं? 1 करोड़ नौकरी देंगे, हर जिले में स्किल पार्क लगाएंगे। तो बिहार की जनता ने इन्हें वो मौका दिया है। और सबसे बड़ा जो इन्होंने वादा किया है, 10,000 की जो इन्होंने किस्त जारी की है और बोला है कि 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगले 6 महीने में। जनता देख रही है, जनता पूछ रही है कि तो ये पक्का जनादेश है ना? ये पक्का जनादेश है ना? क्योंकि मैं जो दूसरे विपक्ष हैं जेडीयू के, बीजेपी के, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट चोरी है। नहीं, देखिए, इस बात को मेरे सूत्रधार हमारी पार्टी के आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। भले ही आज हम शून्य पे सिमट गए हैं, पर उस शून्य से हमने सीख ली है। हम आज भी बिहार में पहली बार ऐसी पार्टी है जो लड़ी है और उसको 3.5% वोट मिला है, 16 लाख से ज्यादा वोट मिला है। और आज हम लोग विपक्ष की भूमिका में मजबूती से बिहार को दिखाएंगे कि जनसुराज कैसे एक इफेक्टिव विपक्ष के रूप में दिखेगा, जब आज एक असली मायनों में कांग्रेस और आरजेडी मिसिंग है, वोट चोरी जैसी बातों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं अपनी हार का और अपना आत्मविश्लेषण करने तक आगे नहीं आए। उस परिस्थिति में आपको कौन दिखता है? लेकिन आपका आत्मविश्लेषण हो गया ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, हमारा आत्मविश्लेषण हो गया है। हमने अपने जो भी हमारे 2 लाख वाले मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा है वो भी, क्योंकि जेडीयू के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपके पास आऊंगा इसको लेकर। पहले जेडीयू से एक सवाल, हिमांशु जी, 2 लाख देने की घोषणा 6 महीने में पूरी होगी या ये चुनावी वादा ही रह जाएगा? क्योंकि अगर आपने सुना हो प्रशांत किशोर जी को, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि यह सरकार 6 महीने में इसको नहीं कर पाएगी, नामुमकिन है। और अगर 6 महीने में नहीं कर पाई तो ये साफ हो जाएगा, पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि जो 10-10 हजार दिए गए थे ना, ये वोट खरीदने की साजिश थी, ये वोट को जो है चोरी करने की साजिश थी। ये साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस चुनाव के शुरू होने के पहले से ही प्रशांत किशोर जी हैं, आवाज इको हो रहा था। मैं क्लियर, बहुत क्लियर सुन पा रहा हूं आपको जी।
ओके ओके। तो प्रशांत किशोर जी चुनाव के शुरू होने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं और उनकी सारी भविष्यवाणी अब है जो गलत हो गई है, मिथक हो गई है। तो जनता के बीच में ये गया है कि वो बड़बोलेपन के शिकार है। और हमारी जो सरकार है वो आज से नहीं, 2005 से जब से आई है तब से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आपने बहुत सारी योजनाएं सुनी होगी। अब 2006 में जीविका योजना आया, आदि आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए। इसके अलावा देखिएगा 2007 में 2008 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, शहरी निकायों में 2008 में आरक्षण दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में महिला है जो नेतृत्व के कतार में खड़ी हुई। इसके अलावा आप देखिए 2013 में जो पुलिस होता है, पुलिस में महिलाओं को करीब 35% आरक्षण दिया गया, जिसके कारण आज पूरे भारत में पुलिस कर्मियों की संख्या में, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में सबसे ज्यादा बिहार है, वो सबसे आगे है, टॉप पे। इसके अलावा 2016 में है सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया, जिससे उनकी संख्या बढ़ी है सरकारी नौकरी में। तो आप देखिएगा हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के शुरू से प्रतिबद्ध है। तो जहां तक जीविका योजना का प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हमारी सरकार ने जो भी घोषणाएं की है उसे बिल्कुल पूरी करेगी। प्रशांत किशोर 40,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर दी हैं इस सरकार ने, ये कैसे पूरा करेंगे? ये तो यही बता पाएंगे। और इनकी 6 महीने की जो सरकार होगी उस पर हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि 6 महीने में उन्होंने वाकई वो वादे पूरे कर पाए या नहीं। बिल्कुल, हमारी सरकार ने 10,000 रुपए स्वरोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को दिया, ताकि वो छोटे छोटे जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पशुपालन, दुकान खोलना, ये सब वो कर सके। लेकिन वो बिल्कुल चुनाव से पहले उस पर बड़ा आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि अगर वाकई ये महिलाओं के इतने हितैषी थे तो बिल्कुल चुनाव से पहले की क्या जरूरत थी इनको? देखिए, विकास की प्रक्रिया होती है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है। विकास की प्रक्रिया पता नहीं क्यों नदीम जी को भी समझ में नहीं आ रही, विपक्ष को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं बिल्कुल वही समझा रहा हूँ, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। थोड़ा इको हो रहा आवाज, इस कारण से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ लगातार। तो सुनिए, दूसरी बात, हमारी सरकार है जो महिलाओं को 10,000 दी थी, तो उनको स्वरोजगार उन्होंने शुरू किया। इसका मूल्यांकन किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, जिसमें ये नीति बनी थी। तो हमारा विजन और रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट था कि हम लोग उसकी समीक्षा करके और उसको जो महिलाएं हैं उस समीक्षा में खड़े उतरेंगे, उनको हम लोग बाकी के 2 लाख है वो भी हम सहायता के रूप में देंगे। तो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहे बिहार की जनता। हमारी सरकार जो भी कमिटमेंट लेती है उसे पूरा करती है। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का भी सहयोग हमें पूरी तरह मिल रहा है, तो आगे भी मिलता रहेगा और हम लोग बिहार की जनता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। नदीम जी, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का भी समर्थन मिल रहा है और हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात ये जो 10,000 की है, ये जो महिलाओं को 10,000 दिए गए, उन्होंने रोजगार शुरू किया है, स्वरोजगार शुरू किया है और अगर इन सारी चीजों की समीक्षा भी की जाएगी, लेकिन पता नहीं कि आपको इसको ये चुनावी स्टंट लग रहा है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये बार बार डबल इंजन जो कहते हैं, डबल इंजन जरूर है, लेकिन रेल का जो डिब्बा है ना, तो एक पूरब की तरफ लगा है तो एक इंजन पश्चिम की तरफ लगा है। डबल इंजन ऐसे लगा हुआ है, तो एक अलग रास्ते को ले जाता है, एक अलग रास्ते को ले जाता है। अभी 10,000 की बात हो रही थी, फिलहाल तो जीत के रास्ते पर ले गए डबल इंजन। ये आप लोगों का बिल्कुल सुपड़ा साफ करते हुए एक तरीके से। अरे जब आप केचुआ आयोग हमको भी दे दीजिए, हम भी ऐसा कर देंगे। केचुआ आयोग जहां रहेगा तो केचुआ में तो हड्डी होती नहीं है, केचुआ एक जानवर होता है, और केचुआ यहाँ कहने का मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, समझ गया मैं। तो वो अलग की बात है। तो ये लोग जो आप ही के डिबेट में और बाकी अन्य जगह भी एक जगह बात हो रही थी, शायद आप ही के डिबेट में थी कि 10,000 रुपए आपने क्यों दिया, तो भाजपा के एक प्रवक्ता समझा रहे थे कि हम लोग जीविका दीदी का एक समूह होता है, उस समूह में 10 से 11 महिलाएं होती हैं, तो 11 महिलाओं को अगर 10,000 रुपए दिया गया तो लगभग 1,10,000 रुपए होते हैं। वो 11 महिलाएं मिल करके एक रोजगार शुरू करेंगी। अभी ये भाई बता रहे कि 10,000 से वो अपना रोजगार करेगी, तो ये 10,000 रुपए किस नाम पे दिए हैं, अभी ये अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि हम करेंगे क्या। अभी ये बात करें कि 2 लाख रुपए, निश्चित ही हम लोग 6 महीने के अंदर देखेंगे कि वो 2 लाख रुपए कहां और किनको मिल रहा है। अगर उस तरीके से ये बात करेंगे तो 11 दीदियों का जो समूह एक होता है, तो 22 लाख रुपए एक जगह जाएंगे।
तो ये एक तरफ कहते हैं कि 10,000 रुपए दे करके कोई सिलाई मशीन खरीद ले, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो दोबारा सवाल पूछ लेंगे, भाजपा प्रवक्ता से भी पूछ लेंगे, जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। 10,000 को क्या कह रहे हैं वो, अगर किसी एक इंडिविजुअल को दिए हैं तब तो वो ठीक है, उनके ही प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं हमने एक। चलिए ठीक है, आप मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, मैं ये सवाल ले लेता हूं। प्रशांत किशोर के आरोपों को कांग्रेस समर्थन देती है या इसे राजनीतिक स्टंट मानती है? क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 6 महीने में 2 लाख दे दीजिए, मैं साफ तौर पर बिहार छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार छोड़ेंगे या राजनीति छोड़ेंगे ये उनका व्यक्तिगत मामला, लेकिन इसके साथ मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ा रहूंगा कि जो सरकार जिस वादे को करके आई है उसको नहीं निभाएगी तो विपक्ष तो खड़े रहेगा, हम भी उनके साथ खड़े होंगे कि 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए वो अगर नहीं देंगे तो हम बिल्कुल रोड सड़क पे आएंगे। ठीक है, ये तो वाजिब, देखिए ये ना प्रशांत किशोर जी की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना आरजेडी की बात है, ये भाजपा और जेडीयू जो एनडीए गठबंधन उन्होंने ही प्रॉमिस किया है। और आने वाले समय में उनका जो 88 पन्ने का जो उनका मैनिफेस्टो है, उस 88 पन्ने में हम लोग 88 वर्ड छोड़ने वाले नहीं है, एक एक वर्ड उनके ही मैनिफेस्टो से पढ़ेंगे और उनसे ही सवाल करेंगे। हर जिले में ये उद्योग लगाएंगे, 50 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जरूर चर्चा करेंगे। अभी 6 महीने आपको सरकार को 6 महीने दीजिए ना, जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आप इन चीजों को पूरा कीजिए, हम भी देखेंगे। चलिए ठीक है। उषा जी, एक तो जो इल्जाम लग रहे हैं कि ये जो महिलाओं को 10,000 की सहायता दी गई है, ये वाला जो सहायता है ना, ये एक तरीके से चुनाव से ठीक पहले वोट प्रभावित करने का तरीका था। एक तो छोटा सा जवाब इस पर। दूसरा ये, वो जो पूछ रहे हैं कि 10,000 रुपए तो महिलाओं के खाते में डाल दिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या 10,000 11 महिलाओं को एक साथ करके वो लगभग 1,10,000 जमा करके इस तरीके से बिजनेस करेंगी, या 2-2 लाख जब उनको मिलेंगे तो 11 महिलाएं इकट्ठा करके आपस में वो 22 लाख के करीब बनता है, तो वो 11 की 11 महिलाएं एक साथ काम करेंगी, या एक पर्टिकुलर महिला को जो है उसके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा? ये जैसा कि अभी देखे होंगे कि हमारी जो एनडीए सरकार है जितनी योजनाएं लाई है, इतनी योजनाएं अभी तक सफल रहा या नहीं रहा। महिला का आरक्षण हो या जो भी हो, महिला की बात नहीं है, कैसे यह क्यों नहीं सफल होगा? यह भी सफल होगा। अब सफल होगा, रोड मैप तो बता दीजिए। शपथ ग्रहण ली है, नहीं आज सरकार शपथ ग्रहण ली, उसके बाद सारी उषा जी देखिए, क्या है कि आपकी सरकार ने बहुत काम किया था, बहुत ज्यादा काम कर दिया, और उसके जो है बदले सरकार लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया, वो काम अब गए। अब क्योंकि आपने वादा किया है 6 महीने में इसे पूरा करने का, आपकी सरकार ने वादा किया, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का भी उसको समर्थन मिल रहा है, बिहार में एक 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं, रोड मैप तो बताना पड़ेगा, वही हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जो 10,000 का मुद्दा है ना, पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा गूंजता रहा, तो एक समझना मैं भी चाहता हूं कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है उनके भी क्लियर हो जाए दिमाग में कि भाई एक महिला को मिलने वाला है क्या 11 महिलाओं को एक साथ मिलने वाला है? नहीं, जो भी मिलेगा वो तो सब क्लियर हो जाएगा। आज सरकार शपथ ग्रहण ली और उसके बाद आप देखिए कि हम महिलाओं को कहां से कहां तक ये करेंगे। सारी हमारी जो भी सरकार वादा करती है वो वादा पूरा करती है और वादा पूरा करेगी। आप देखते तो रहिए, अभी तक जितनी भी सरकार हमारी वादा की वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ, उसमें से यही वादा पूरा होगा कि महिलाओं को, हम महिलाओं को पैसा दिया जाएगा और रोजगार तो आपका बोला था कि हम लोग 1 करोड़ जॉब देंगे, 2020 में आपने बोला था हम लोग 1 करोड़ जॉब देंगे। आज तक वो जो 1 करोड़ जॉब बिहार का युवा पूछ रहा है कि कहां देंगे, वो 1 करोड़ जॉब देने की जगह आपने 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेन चलाने का व्यवस्था कर दिया। 10 ट्रेन आपने चला दी जो कि गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पता नहीं कहां बिहार के बच्चों को भेज दे रहे हैं, और आप जॉब दे देंगे। केवल सरकारी नौकरी ढूंढिएगा तो सरकारी नौकरी से नहीं, रोजगार की बात, 2020 का आपने बोला, आज तक जो भी बोला करके दिखाया, और उसमें से एक सिंपल मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने लास्ट टाइम बोला था 2020 में हम 1 करोड़ जॉब देंगे, आपने दे दिया। सारे वादे तो पूरे हो ही रहे हैं, जब तक पूरा नहीं होगा कैसे नहीं। ठीक है अक्षत जी, ठीक है अक्षत जी, प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर सरकार 6 महीने में 2-2 लाख दे दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे, तो क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति नहीं है? क्योंकि हमने पहले भी देखा, आपके अभी वो कह भी रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता कि भाई उन्होंने तो कई वादे किए, लेकिन वो कई जो है बातें की,
लेकिन वो पूरी तरीके से गलत साबित हुई है। तो क्या हम मान लें वाकई वो ये दबाव बनाने की राजनीति नहीं है, और वो अगर 6 महीने में सरकार करने में कामयाब हो गई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे, बिहार छोड़ देंगे, जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं? अक्षत जी, सवाल आपसे है। आवाज आ रही है? जी, मैं बहुत अच्छे क्लियर सुन पा रहा हूं। आपको क्या सवाल सुन पाए अक्षत जी मेरा आप? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जेडीयू प्रवक्ता के पास आऊंगा। और बड़ा अहम सवाल है हिमांशु जी, मैं भी इसको मतलब अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता सवाल उठा रहे थे उसी को लेकर आपसे सवाल है, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता शायद उसको क्लियर से समझा नहीं पाए। लेकिन आप बता दीजिए कि जो महिलाओं के खाते में 11-11 जाएंगे, ये जो सॉरी 10-10 हजार गए हैं, माफ कीजिएगा, 10-10 हजार जो गए हैं और 2-2 लाख जो सरकार ने देने का वादा किया है, तो ये 11-11 महिलाओं को एक साथ दिए जा रहे हैं या हर महिला को 2-2 लाख, इस तरीके के करके ये सारी चीजें जाएंगी? क्योंकि स्कीम आपकी है तो समझा भी आप ही पाएंगे इसको। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, तो प्रत्येक महिला को जो जीविका से जुड़ी हुई है उनको 10-10 हजार दिया गया है। ठीक है, ये तो देखने वाली चीज है। तो प्रत्येक महिला है उसको जो 10 हजार का कैसे यूटिलाइजेशन करती है अपने स्वरोजगार के लिए, उसका समीक्षा किया जाएगा। ये हमारे विजन में है, और उनको देखा जाएगा कि उनको उस रोजगार को बढ़ाने के लिए कितने राशि की जरूरत है, उसके अनुपात में 2 लाख तक सहायता की जाएगी। ये योजना है। और 2-2 लाख जो दिए जाएंगे वो भी जिस तरीके से 10-10 हजार प्रत्येक महिला को दिए गए वो भी बिल्कुल सबको दिए जाएंगे, है ना? तक की बात हो रही है। बहुत सारी महिला है, उसकी जो सिलाई कढ़ाई बुनाई या पशुपालन या दुकान वो खोली है, उसके लिए जितने रुपये की जरूरत है तो उसकी समीक्षा करके 2 लाख तक दिए जाएंगे। 2 लाख तक, यानी कि 2 लाख एक महिला को पर्टिकुलर नहीं होंगे, 2 लाख तक दिए जाएंगे। ये योजना में हमारी विजन में 2 लाख तक। इस पे सवाल पूछूंगा मैं आपसे, इस पे सवाल यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं। चुनाव के पहले कुछ और, अभी इनकी बात सुन रही है। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपका सवाल लूंगा, ये सवाल लूंगा, मैं सवाल लूंगा, लेकिन अक्षय चौनक बीच में कट गए थे, मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं छोटा सा। आप एक खाली उनको जोड़ दीजिएगा। हाँ, भाजपा के या जेडीयू के प्रवक्ता से ये पूछिएगा कि वो जो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, 5 रोजगार यहाँ गिना दे जो महिलाएं करेंगी तो उनको 2 लाख रुपए मिलेगा, सिर्फ 5 हमको बता दे। ठीक है, ये जेडीयू प्रवक्ता ये सवाल ध्यान रखेंगे। और अक्षय जी, आप ही की तरफ आऊंगा, सवाल बड़ा अहम है। मैंने पूछा था आपसे, लेकिन क्योंकि उस वक्त आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, मैं सवाल अपना फिर से दोहरा देता हूं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर सरकार 6 महीने में 2-2 लाख दे दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति नहीं है? और अब हिमांशु जी जिस कह रहे थे साफ तौर पर कि 2 लाख तक की हमने बात की थी, आप 2-2 लाख कह के उसको बयान को बदलिए नहीं। देखिए, हिमांशु जी को मैं सबसे पहले ये याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 20 साल से बिहार में उन्हीं की सरकार है। उसी राज्य में 50% से ज्यादा महिलाएं हैं जो कि अशिक्षित हैं। एक बड़ा वर्ग है महिलाओं का जो दिन में एक रोटी भी जिसको नसीब होना मुश्किल हो जाती है। ऐसी बच्चियों की हालत है, स्कूल में उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। तो महिलाओं के लिए बिहार ऐसा राज्य जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में अच्छे खासे राज्य को पीछे छोड़ के लेकिन वो अपने पहले ही वक्तव्य में, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट आए, वो अपने पहले ही वक्तव्य में गिना रहे थे कि हमारी सरकार ने कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, क्या क्या काम किया है। मैं दोबारा से जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। अगर ऐसे वादे होते तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो तो झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी तथ्य झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ। तो यथास्थिति बयान करते हैं, और यथास्थिति यह है कि इन्होंने कभी भी बुनियादी ढांचे को बनाने में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने में महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर ये 10,000 रुपए ही महिला को देना चाहते तो ये क्यों चुनाव, कितना शर्मनाक है इस देश में, पूरा देश देख रहा है कि चुनाव की डेट है जिस दिन पोलिंग होनी है उससे एक दिन पहले किस्तें जारी हो रही है। 6 तारीख से पहले 5 तारीख को किस्त जारी हो रही है और 10 तारीख को किस्त जारी हो रही है। ये कैसा संविधान और क्या डेमोक्रेसी बची है इस देश में? महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप ऑलरेडी इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, ऑलरेडी इतना गरीब राज्य है, आप उनको पैसा देकर आप उनकी मैं आपको लिख के देता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात है, हिमांशु जी 2-3 सवाल है उनके। किसी ने नहीं है। जो हिमांशु जी चुनावी राजनीति में जिनको महत्व हिमांशु जी सवाल सुन लीजिए। बन गए
नहीं है। हिमांशु जी, हमने काम किया महिला लेकिन सशक्तिकरण के देखिए लिए। हिमांशु जी, ये तो वाकई पहली बार देखने को मिला है कि जब बिल्कुल आचार संहिता लग जाती है तो इस तरीके के सरकारी काम सारे रुक जाते हैं, हुए हों या ना हुए हों, घोषणा पहले हुई हो या नहीं हुई, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है। तो इस पर सवाल उठाना विपक्ष का जायज है। एक सवाल। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जितने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात होती है, चाहे वो स्कूल का बेसिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो गांव का हो या दूसरी चीजों का हो, सड़क का हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाई सरकार। वो सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आप गिना रहे हैं कि हमने स्कूल भी बनाए हैं, कॉलेज भी बनाए हैं, सारी चीजें बनाई हैं। देखिए, ये विकास है ना, वो दिखने वाली चीज है। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो इनकी समस्या है। बिहार की जनता को कह रहे हैं दिखाई कि दे आंकड़ों रही में है। तो कहीं भी नहीं बिहार है। की जनता है, उनको अपने अपने गेट दरवाजे के सामने रोड दिखाई दे रहा है, उनके घर में बिजली के बल्ब जल रहे हैं और उनके बच्चे हैं। बिहार में प्रत्येक पंचायत में +2 स्कूल है। ये देखने वाली बात है। कितना स्कूल है कंसेप्ट बना दिया जो स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया है, जो मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं, वो दिख रहा है। 21 निर्माण मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प के मर रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। 1 लाख लोगों के लिए, आपको मैं डेटा बताता हूँ, 1 लाख लोगों के लिए एक जिले में अमेरिका में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सात बेड है वहां में हॉस्पिटल का विकास किसी किया है। कोरोना की तब तक घटना झूठ का बोलेंगे जिक्र जनता से। करके, जो पेंडेमिक थी, लेकिन वैश्विक समस्या थी, पेंडेमिक की बात आप मत कीजिए। पूरे हिमांशु देश जी। ने देखा था कि बिहार के लोगों को कितनी त्रासदी ठीक है हिमांशु जी, थी। अरे हिमांशु जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल पूछा था, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक सवाल पूछा था। वो कह रहे थे कि ये जो महिला हितैषी बन रहे हैं, इनसे 5 योजनाएं बता दीजिए जो वाकई इन्होंने जो है महिलाओं के लिए चलाई हो और महिलाओं का विकास उससे हुआ हो, वो एक बता दीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कि विपक्ष आपका सवाल उठा रहा है, आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बने हैं, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ मेडिकल कॉलेज बना देने से काम नहीं चलेगा ना, उसमें चीजें भी तो प्रोवाइड करानी पड़ेंगी कि लोगों को कहीं और भागना ना पड़े। अगर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, वहां पे बेड्स नहीं है, और तो फिर वहां पे लोग कैसे इलाज करवाएंगे? कोई भी स्वास्थ्य सुविधा बनती है, बेहतर बनती है, तो उसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना करवाएंगे। आप सुन तो लीजिए, नदीम जी, आपके समय में मैं नहीं बोल रहा था। हाँ, सुन। तो दूसरी बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीजें होती है, आपको इंडस्ट्री लाना है तो उसके पहले आपको रोड बनाना पड़ेगा, वहां पे आपको बिजली प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वहां पे पानी की समस्या उसको सोल्व करनी पड़ेगी। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया। महिलाओं तक, जहां महिला सशक्तिकरण की बात है, तो हमने महिलाओं के लिए जो बच्चियां थी उनको स्कूलों तक लाने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, उनको छात्रवृत्ति योजना, उनके जब वो ग्रेजुएट होती है तो उनको उसके लिए उनको राशि दी जाती है, धनराशि, जो इंटरमीडिएट सारे राज्यों में मिल रहा है, सारे राज्यों में मिल रहा है, इसमें नहीं क्या बात है, सारे राज्यों में आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चले जाइए। सेट किया है हमने। आज बिहार की योजनाओं को दूसरे स्टेट वाले भी अपने राज्य में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग इनिशिएट करते हैं किसी भी चीज को। दूसरी बात है, जो पंचायतों में जो हमने आरक्षण देने का काम किया 50%, उसको आज बहुत सारे राज्य फॉलो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश फॉलो कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उसको इंप्लीमेंट कर किया जा रहा है, भाई कई कांग्रेस राज्यों में इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसको। तो हमने जो महिलाओं के लिए काम किया है, इसके अलावा आप देखिए सरकारी जॉब में हमने 35% प्रतिनिधित्व दिया उनका, तो इसको दूसरे राज्य भी इसको मुझे लगता है आपको जवाब मिल गए होंगे सारे, उन्होंने गिनवा दिए इतने सारे काम जो सरकार ने किए। कोई जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं जवाब। मैंने उनसे ये पूछा था, हाँ। ये 10,000 रुपए दे करके कौन सा स्वरोजगार की बात कर रहे हैं? 5 रोजगार का नाम बताइए। अभी कह रहे कि 2 लाख तक मैं इनको कल बताऊंगा। ये तो ले लीजिए जवाब मिश्रा जी। कृषि, खेती महिलाएं नहीं कर सकती है क्या? पशुपालन नहीं कर सकती है? कढ़ाई, सिलाई नहीं कर 10,000 सकती रुपए है? से कौन सा खेती होगा? 10,000 रुपए से कौन सा खेती होगा? उसके पास जमीन है, महिलाओं के पास जमीन है, जो बिहार में कितने महिलाओं के पास जमीन है? करने के लिए इन्हें अभी इन्होंने इन्होंने योजना रोजगार का नाम पूछ रहे हैं। तो ये नहीं बोलते इस बात को। अरे आप नहीं पढ़े, आप लोग कुपरों की पार्टी है, बात है कि हमारे कुपरों की पार्टी है, आपको पढ़े लिखे होते तो आप नहीं ये बात करते। अनावश्यक बात कर रहे हैं, बस अनावश्यक। जब मैं जवाब दे रहा हूं इनके सवालों का तो सुन नहीं रहे। दूसरी बात है कि हमने जो प्रधानमंत्री हिमांशु जी अपनी बात जल्दी पूरी कर लीजिए ताकि मैं और से भी सवाल ले सकूं। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। नदीम जी पहले जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पलटवार ले लूंगा इसको लेकर। बताइए हिमांशु जी। हमने अभी क्लियर बोला कि हमने जो 10,000 की धनराशि दी है, उसे सहायता राशि के रूप में महिलाओं को उनका जो स्वरोजगार है उसको शुरू करने के लिए दिया है।
इसके अलावा हमारी सरकार है जिनको आने वाले समय में उनके जो स्वरोजगार का मूल्यांकन करके समीक्षा करके उन्हें जितनी जरूरत होगी उसके अनुरूप 2 लाख तक नहीं कहा गया था, 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। 2 लाख तक आप योजना जाके देख लीजिए, योजना में लिखा हुआ है क्लियर कि हम लोग 2 लाख तक उनको सहायता देंगे। नदीम जी, छोटा सा कमेंट देखिए, वो कह रहे हैं। दूसरी बात भी मैं जवाब दे देता हूं, और भी जवाब दे रहा हूं। हिमांशु जी, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, अपना मूल्यांकन तो कर नहीं रहे हैं, क्यों हारे हैं? सीट शेयरिंग उसमें तो आपके देखने से ज्यादा सीट मिल जाए। सुनिए ना, यहाँ चुनाव आयोग का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, चुनाव इसलिए दर्द होता है क्योंकि ये भारत नदीम जी, छोटा सा जवाब, ठीक है नदीम जी देखिए, उन्होंने क्लियर कहा, ठीक है हिमांशु जी मारो, नदीम जी उन्होंने साफ तौर पर सवाल सुनिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10,000 रुपए अभी दिए गए हैं उनको, और वो अपना उससे एक स्वरोजगार की शुरुआत करेंगी, और जो स्वरोजगार उससे शुरू करेंगी उसका फिर अब मूल्यांकन होगा 6 महीने के अंदर, और उनको जितने की सहायता होगी खासकर 2 लाख रुपए तक की वो सरकार मुहैया कराएगी। यानी कि 10,000 रुपए सिर्फ एक स्टार्टिंग है, और अभी जो है पूरी एक किस्त उनको दे दी जाएगी जितना उनका रोजगार के लिए जरूरत होगी। देखिए, ये 2 झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ ये बोल रहे हैं कि 2 लाख तक, जबकि इनके मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा हुआ है योजना में, चुनाव में बार बार कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए देंगे। दूसरी चीज, मेरा इनसे डायरेक्ट सवाल था कि ये 10,000 रुपए में कौन सा स्वरोजगार शुरू हो सकता है? अब वो गिना रहे थे तो आप सुन नहीं रहे थे। कौन सा रोजगार? तो कृषि की बात कर रहे हैं, सुनेगा कौन सी बात? सहायता राशि आपने कौन सी योजना चलाई? जब सत्ता थी तो आपने महिलाओं के लिए कौन सा योजना चलाया? आप नाम बता सकते हैं एक भी? अरे आपने चलाया ही नहीं, कभी महिला आपके विकास में चिंतन में रही नहीं। आप जहाँ से पढ़ लिख कर क्या है ना, वो नेहरू जी की कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़कर क्या है, एक और दावा किया, और वो दावा ये था कि हमने जो योजनाएं शुरू की हैं लड़कियों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, वो जो है पड़ोसी राज्य भी अपना रहे हैं और कांग्रेस शासित प्रदेश भी अपना रहे हैं। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अरे देखिए, आप जो कह रहे हैं तो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात पहले कौन किया? हम किए। पंचायती राज का स्थापना कौन किया? हमने किया। तो जो मेरे ही किए कॉपी करेंगे, आरक्षण दिया कोई माइंडसेट ही नहीं है। करीब शासन में रहे तो कितना योजना चालू की है बताइए। चलिए ठीक है, आरक्षण चर्चा के लिए उषा जी आपकी तरफ आ जाऊंगा। उषा जी देखिए, बिहार में तो जो महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, जो महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है वो ठीक है, लेकिन अभी एक कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है विपक्ष कुल में। वो साफ तौर पर कह रहे हैं 2 लाख तक की कोई बात नहीं हुई थी, 2 लाख रुपए की बात हुई थी। एक तो ये सवाल। दूसरा, क्या वाकई आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार में 33% आरक्षण दिया गया वो राज्यों में बिल्कुल ईमानदारी से अगर उसको लागू कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो या दूसरी चीजों में, उससे महिलाओं का उत्थान वाकई बड़ी तेजी के साथ होगा? जी जी बिल्कुल। हमारी सरकार हमेशा महिलाओं को आगे करने का काम करती है। अभी मैं इनका सुन रही थी नदीम जी का, इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए एक भी योजना बता दे कि जो योजना चलाया है हमारी सरकार तो 35%, 50%, 33%, 3 आरक्षण महिलाओं को देकर सबल बनाया। पहले स्थानीय स्वशासन में हम लोगों को मिला गया 50%, फिर 35% अभी दिए हमारे नीतीश कुमार जी, और हमारी केंद्र सरकार 33% आरक्षण दिए है उसमें सदन में जाने के लिए। आपने अभी तक क्या किया? आपने तो कुछ किया नहीं, आपने तो कुछ किया नहीं। हमारे महिलाओं को सबल बनाने के लिए ऐसी हमारे प्रधानमंत्री जी आज आपका मंत्रिमंडल बना, कितने लोग, कितनी महिलाओं का मंत्री बनाए हैं देश में लागू है। सवाल का जवाब दीजिए। और महिलाएं हमारी सशक्त हो रही है और आगे बढ़ रही है सदन में। मुंह से सशक्त नहीं कीजिए, मुंह से सशक्त नहीं होता है, जमीन पर सशक्त होता है। आप ये बताइए कि आप ही अभी बात कर रही है आरक्षण की, तो आपने टिकट में क्या आरक्षण में कितनी महिलाओं को दिया? आज आपका मंत्रिमंडल बना है, आप कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को शपथ दिला पाई है बताइए?
50% महिलाएं जाने लगी। अब क्या आपको सबसे 28 का 50% कितना होता है? जाने लगी 28 का नौकरियां महिलाओं के लिए 26 का 50% कितना होता है? 35% आरक्षण 26 का 50% कितना होता है? क्या बोले? अभी देखिए कितना 26 मंत्रियों ने शपथ लिया, आपका 50% कितना होता है? 7 बजे घरों में कैद कर देते थे महिलाओं को। अरे वो दिन भी याद बात कहाँ हो रही है आपसे? चले जाइए, कहिए ना कि कभी अंग्रेज यहाँ आए तो आपका देश में आजादी दिला दूंगा। चले जाइए 47 से, चले जाइए 47 से पहले। नौकरियां छुड़ा इतना पीछे जाइए, जाइए 47 से पहले की बात कीजिए। आज का जवाब दीजिए कि आज जो आपका मंत्रिमंडल ठीक है, मैं आऊंगा इस पर चर्चा करूंगा। मैं चर्चा करूंगा नदीम जी, उषा जी नदीम जी चर्चा करूंगा। ठीक है अक्षत जी, अब जो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है असल में, एक नेता की, एक्टिविस्ट का, ये सिर्फ चुनावी रणनीतिकार की? क्योंकि आपको एक विपक्ष के तौर पे तो लोगों ने नकार दिया, आप एक भी जो है सीट नहीं जीत पाए, तो आपको नहीं लगता कि अगर शायद प्रशांत किशोर किसी एक सीट से लड़ते तो उम्मीद ज्यादा थी कि वो कम से कम विधानसभा पहुंच जाते? ने पहले दिन से जब ये जन स्वराज मुहिम को 2-2.5 साल पहले शुरू किया था, उन्होंने बताया था कि हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम सत्ता में आ जाएं और उसका लाभ उठाएं। हमारा उद्देश्य जन स्वराज मुहिम का जो था, जिसकी वजह से आज हमारे साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े थे और जिन 16 लाख लोगों ने हमें वोट दिया है, उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि वो चाहते थे कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार में जो आमूल चूल बातें हैं उनपे परिवर्तन हो, ना कि केवल हम लोग कुछ चंद लोग सत्ता पे काबिज हो जाए और अपने घरों की और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लें। तो प्रशांत किशोर जी अगर एक सीट से लड़के जीत भी जाते और जनता ने जिस प्रकार से हमें नकारा है, उस हिसाब से हम लोग कोई भी हमारे जो ध्येय था उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन बतौर विपक्ष तो रहेंगे ना बिहार में, बतौर विपक्ष तो हम मानेंगे मजबूती के साथ रहेंगे कि विपक्ष आज बिहार में मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं पूरे सम्मान के साथ ये बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और आरजेडी ने जो काम किया है, फ्रेंडली फाइट्स की हैं, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट लड़ाए हैं, जो एक दूसरे के साथ सीटों में बंटवारे की इतनी देरी की, एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसकी वजह से इन्होंने खुद की ही क्रेडिबिलिटी गिरा ली है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्यों को बता रहा हूं, और जिसकी वजह से आज भले आपको वो शून्य दिखे, लेकिन जो मैंने फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि 3.5% जो वोट शेयर है, और जो देखिए आज प्रशांत किशोर जी आपको जमीन पर दिख रहे हैं, गांधी आश्रम में उन्होंने अपने प्राइस जो हमारी बातें हुई हैं प्रायश्चित किया है, लेकिन आपको बता सकते हैं मुझे, आपको तेजस्वी यादव या राहुल गांधी कहां दिख रहे हैं? कोलंबिया में जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन बिहार की धरती पे प्रशांत किशोर जी आरजेडी ने बिल्कुल चुनाव के बाद 4 घंटे का बाकायदा इसको मंथन किया, सारे अपने जितने हारे हुए नेता थे, अब जीते हुए नेता, सबको बुलाया, पूछा कि कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई। अरे इसमें नेताओं की गलती नहीं थी, मुझे लगता है ये आला कमान अपनी जो हार है वो नेताओं पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब आप एक मुझे बात बताइए, आप तो पत्रकार हैं, तेजस्वी पत्र जब जारी हुआ था, क्या उसमें कहीं भी जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल गांधी की फोटो थी, किसी भी आला कांग्रेस नेता की फोटो थी, वीआईपी की किसी नेता की फोटो थी? ये गठबंधन नहीं था, पहले दिन से हम लोग कह रहे थे ठगबंधन है, और जनता ने इन्हें नकारा है। इतनी पुरानी लेगेसी पार्टीज आज इतनी कम सीटों पर सिमट के रह गई है, और जन स्वराज जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ पाने के लिए था, वो आज 3.5% वोट पा गई है, 16 लाख से ज्यादा वोट पा गई है, वोट शेयर हो गया हमारा इतना बड़ा। आप कहते हैं कि विपक्ष नहीं है? जन स्वराज यानी हम माने कि विपक्ष के तौर पर आप रहेंगे, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप हमें अगले 5 साल के, अगले 10 साल भी जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते देखेंगे और एनडीए की सारी नीतियों को चैलेंज करते देखेंगे। हिमांशु जी, परिवारवाद का मुद्दा मैंने उठाया था शुरुआत में, और मैं चाहता था कि इस पर एक चर्चा हो, और क्योंकि परिवारवाद को लेकर हमने देखा है कि नीतीश कुमार अगर चाहते तो अपने बेटे को मंत्रालय दे सकते थे, मंत्री पद दे सकते थे, एमएलसी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने दूर रखा अपने परिवार को राजनीति से। तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों पर सवाल यह है कि क्या नई कैबिनेट में वाकई योग्यता को प्राथमिकता मिली है? क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिला, ज्यादातर जो नेता थे वो परिवारवाद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। देखिए, योग्यता को बिल्कुल रखा गया है सबसे आगे। कोई भी व्यक्ति है जिसमें योग्यता है, उसके पास उसके अपॉर्चुनिटी है कि वो आके बन सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर अगर बेटा है, अगर योग्यता नहीं है तो वो नहीं चल पाया। सुनील गावस्कर के बेटा था, उसने भी कोशिश किया, वो नहीं चल पाया। तो जो जैसे तेजस्वी जी बहुत दिनों से कोशिश करना है, 25 साल में ही वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए थे, उनके पास क्या योग्यता था, लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी उनको बिहार पे थोपे जाने की कोशिश की जा रही है।
तो यहाँ पे हमारी जो एनडीए गठबंधन है, इसमें योग्यता को सबसे आगे रखा जा रहा है, बिल्कुल। और नीतीश जी हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी परिवारवाद नहीं किया, समाजवादी नेता के रूप में आपके जो विधायक जीतकर आए हैं उनमें से 29 विधायक ऐसे हैं जो परिवारवाद से आते हैं, लेकिन वो परिवारवादी बन गए क्या? आपके जो विधायक जीतकर आए हैं उसमें 29 विधायक ऐसे हैं जो परिवारवाद से आते हैं, जो यानी कि किसी न किसी बड़े नेता के या तो रिश्तेदार हैं या बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे ने तो चुनाव भी नहीं लड़ा है, क्या बात कर रहे हैं? और कौन से बता दें कि क्या क्वालिटी है तो उनको मंत्रिमंडल में रखा गया है। तो समाजवादी और परिवारवादी कभी एक नहीं हो सकता है। अब आपके परिवार आपके सहयोगी हैं परिवार का मैं आंकड़ा बता दूं, अब आप आंकड़ों पे बात करें, मैं आंकड़ों पे बात कर लेता हूं। आपके सहयोगी हैं मांझी जी, मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, मुझे पता था कि इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। हिमांशु जी, नदीम जी आ रहा हूं। परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूने जो है आपके मांझी जी देख लीजिए, 6 टिकट मिलते हैं उनको, 6 सीटें गठबंधन की तरफ से दी जाती हैं, उसमें से कम भी नहीं तो उन्होंने अपने सारे जो है अपने परिवार वालों को बांट दी, अपने रिश्तेदार वालों को बांट दी। क्या ये सच नहीं है? अगर कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा कौन कौन क्या ताल्लुक रखता है। उपेंद्र कुशवाहा जी, एनडीए से 6 सीटें मिलती हैं, पत्नी स्नेहलता सासाराम सीट से विधायक बन चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद नीतीश कुमार में मंत्री रहे, संतोष सिंह के भाई आलोक कुमार सिंह को दिनारा विधानसभा से टिकट दिया था, वो भी चुनाव जीत गए, और लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन है परिवारवाद के कई सारे ऑप्शन। आप कहेंगे तो सम्राट चौधरी का मैं जिक्र कर दूंगा और सारी चीजें कर दूंगा, श्रेयसी सिंह का मैं जिक्र कर दूंगा। पार्टी है जदयू जो है हमारी समाजवादी पार्टी है, और नीतीश जी हैं जो जीवन में अपने कभी भी परिवारवाद नहीं किए। जब वो रेल मंत्री थे उस समय भी जो जेडीयू की बात कर लीजिए, अनंत सिंह की बात कर लीजिए, ऋतुराज कुमार है, चेतन आनंद है, ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं है। तो हमें योग्यता देखा जाता है, परिवारवाद नहीं देखा जाता है। अगर किसी में दूसरा अगर कर रहा है तो उसके पास योग्यता नहीं है। किसी का पुत्र हो, उसमें क्षमता है तो आए, क्षमता है तो थोपा जाता है, राजद में मुख्यमंत्री का पद थोपा जाता है। जब उनमें उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्होंने 25 साल के जो लड़के थे तेजस्वी जी 2015 में, उनको बनाया गया, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी को नहीं बनाया गया। तो ये सब जो थोपने का काम है, ये को बना कांग्रेस है वो करती है। बात अगर बताऊं, दोनों दलों से आज बिहार का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन्होंने हमेशा से बिहार के युवाओं के बिहारी जो अस्मिता है उसको जगाया है, उनको वादे किए हैं, और घूम फिर के वो वोट बटोर के अपने ही घरों के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप मुझे जान रहे हैं, मुझे प्रशांत किशोर जी को जान रहे हैं, ना मेरे पिताजी या मेरे परिवार में कोई नेता है, ना प्रशांत किशोर जी के पिता कोई नेता है। हम लोग ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जो बिहार के हैं, बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं और कुछ करने का जिगर रखते हैं, जज्बा रखते हैं, ना कि अपने ही बेटे को जो कि चुनाव भी नहीं लड़ा, एमएलए भी नहीं है, और सीधे जाके मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। क्या मजाक हो रहा है? ये बिहार का युवा देख रहा है और त्रस्त है इन लोगों से, और इनको जल्द जवाब मिलेगा इसका। नदीम जी, परिवारवाद पर आप भी बहुत बोलते हैं, बीजेपी जेडीयू दोनों पर वार करते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या सफाई है? आप बता दीजिए कि नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर आज तक किसी एक मंत्रिमंडल में गांधी परिवार जिसको आप टारगेट करते हैं, उसका 1 से 2 व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए। आजादी के बाद से लेकर के सन 1951 से लेकर के आज 2025 तक एक मंत्रिमंडल में कांग्रेस का कम से कम नेहरू परिवार का कोई 2 लोग अगर शामिल हो तो आप बताइए। उषा जी, बड़ा चैलेंज इंदिरा जी नहीं थी, उषा जी, बड़ा चैलेंज है, कहने के कोई नहीं था, बताए कोई हमको। भारत की जनता ये जानती है, खुला चैलेंज है कि एक ही मंत्रिमंडल में 2 गांधी परिवार। उषा जी, परिवारवाद पर पीएम मोदी ने चेताया था गांधी जी के बाद 2014 में प्रियंका गांधी भी मंत्रिमंडल में उनका नाम भी चेंज करके गांधी लगा दिया गया पीछे सबने बादरा हटा के। अरे आप लोग तो सावरकर माफी मांगने वाले को लेकर नहीं जाएंगे। अगर आपके पास कोई नाम है तो दिखाइए ना। उषा जी, सवाल सुन लीजिए मेरा। उषा जी, सवाल सुन लीजिए। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने लगातार चेताया था, 2014 से लेकर जब से बने थे, लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाया परिवारवाद का, आरजेडी पर आरोप लगाया परिवारवाद का, जंगल राज का,
लेकिन आपकी ही पार्टी के 11 विधायक जो इस बार जीत कर आए हैं ना, वो परिवारवाद से आते हैं, तो इसे क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी परिवारवाद को नहीं देखती है, हमेशा तो फिर दूसरों पे इल्जाम कैसे लग जाते हैं, ये बताइए। वो भी कहेंगे कि भैया इनके अंदर कैलिबर था तो हमने जिताया, दिया इनको टिकट। फिर आपका विपक्ष भी तो ये बात कह सकता है ना। कितना इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, कितना टेस्ट मैच खेले हैं कि वो आईसीसी और बीसीसी का अध्यक्ष बन जाते हैं। मुख्यमंत्री के लायक होता है, आप ही बताइए कि 8वीं पास अपने परिवारवाद करते हैं, इनके परिवार में 7वीं पास 2 बार जिसका सर्टिफिकेट मिलेगा वह बीपीसीएम के लायक होता है, बताइए। नहीं, वो तो ये तो पॉलिटिकल साइंस में क्या आगे प्रधानमंत्री के लायक होता है। अरे कौन कितना पास है, कौन कितना फेल है, इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। और मुझे लग रहा है कि शायद हम 1 घंटे की डिबेट हमें कर लेनी चाहिए उसके लिए। नदीम जी, उषा जी, हिमांशु जी, अक्षर जी, सुनिए ना, अगर हम इस पर चर्चा करेंगे, लगातार प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठते रहे हैं, तेजस्वी यादव की डिग्री पर और पढ़ाई पर सवाल उठते रहे हैं, और कई और नेता हैं उसको लेकर। अब सम्राट चौधरी जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिला कॉलेज से ही उन्होंने पास कर लिया, ये भी कमाल है। तो फिर 1 घंटे की हम चर्चा कर लेते हैं इस पर किसी दिन कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और उसके अंदर कितना कैलिबर है सरकार चलाने का और प्रशासन चलाने का। क्यों नदीम जी? हमारी पार्टी में तो कोई भी अध्यक्ष बन जाता है, ये तो आप देखते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं चलता है। परिवारवाद वह चलता है जिसको वंशानुगत जो चलाया जाता है, उसको हम लोग परिवारवाद कहते हैं। हमारी पार्टी के कोई परिवार का सदस्य बहुत अच्छा है, योग्य है, उसको कुर्सी पर बैठा दिए, उसको परिवारवाद का नहीं दिया जाएगा। लेकिन दीपक प्रकाश की योग्यता बता दीजिए, छोड़िए सबकी बात, एक दीपक प्रकाश की योग्यता बताइए, उसको हम लोग परिवार योग्यता को कहेंगे। जी जी, दीपक प्रकाश की योग्यता बता दीजिए। किसका? दीपक प्रकाश इस 5 मंत्रिमंडल में आप शपथ दिलवाए हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी योग्यता बता दीजिए। को मैं वो तो उनके लड़का के बारे में दे के थक गए। हाँ, अच्छा अक्षय जी से आखिरी सवाल, और मेरे पास अब वक्त की कमी है, लेकिन एक चीज जो लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर भी, और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो इसको कह रहे थे कि शायद अगर जनसुराज जो है वो किसी गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ती तो ज्यादा उसको फायदा हो सकता था। जनसुराज को 3.4% जो है वोट मिले हैं, तो क्या इसे समर्थन माने या 238 सीटें लड़ने के कारण वोट शेयर बढ़ा है? क्योंकि आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, पूरी की पूरी सारी एक फौज उतार दी थी आपने। देखिए, 1 साल पुरानी पार्टी अगर लड़ रही है, एग्जैक्टली 2 अक्टूबर 2024 में हमारी पार्टी का गठन हुआ था, और आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं, हमने बहुत साफ बोल दिया था कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता से है, बिहार के उस लड़के को आगे बढ़ाना है, उसको काबिल, यानी परिवारवाद आपकी पार्टी से अछूत मतलब दूर रहेगा, आप इसको मानते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए हमारा ये उद्देश्य है कि बिहार में जो लोग हैं उनकी जीत होनी चाहिए। भले जनसुराज पार्टी आज आपको छोटा सा लेकिन जो पूरा चुनाव था उसका लीडर हमने के मेंबर के लड़के लड़कियां लड़े थे कि नहीं चुनाव? जनसुराज से इनसे पूछिए कि इनके कोर कमेटी के मेंबर के लड़के लड़कियां लड़े थे कि नहीं चुनाव? कितने सारे कोर कमेटी के लोग क्या किसी पद पे हैं? कितने सारे कमेटी के लोग कोई मंत्री है? अरे इतना ही अगर हम लोग से पूछ रही हैं तो आप ही के नेता है सम्राट चौधरी जी, आप ही के नेता है ना जी। इनकी बेटी को नदीम जी और उषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों से और सवाल नहीं ले पाऊंगा। तो आज की बहस में साफ हुआ है कि बिहार की सियासत सिर्फ शपथ ग्रहण तक सीमित नहीं है। जेडीयू कह रही है कि नीतीश 10.0 उम्मीदों की एक नई शुरुआत है। विपक्ष मानता है कि वादों की असली परीक्षा अभी भी बाकी है। प्रशांत किशोर ने 2-2 लाख की सरकारी घोषणाओं पर सरकार को नई कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार का जनादेश विकास की दिशा बदलेगा या राजनीति फिर वही पुरानी लकीरों पर चलेगी? बेबाक मुंसिफ में आज इतना ही। मैं हूं मोनी सनवर, सच दिखाते रहेंगे बिना डर बिना दबाव। आदाब।